हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे साथी। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे, एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है। और दोस्त, जैसा मैं प्रैक्टिस सेट लेके आप लोगों के सामने आ रहा हूं, बस उसी को आप लोग करिएगा। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। हर दिन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में बच्चा डिफरेंस नजर आएगा। हर दिन बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल भी आप लोग छोड़िएगा मत। एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जिसे कहते हैं, वो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए चलने वाला है। ठीक है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी एक बार जुड़ेंगे। चारू नागर, वीर सागर, तुषी यादव, अनिल अनिल शुक्ला, नंद किशोर जादौन, रविंदर यादव, अंजलि सिंह, के एस ठाकुर, सुनिधि कश्यप, नंद किशोर। चलिए, पायल, शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चे अपने टॉपिक से। सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है सीजीएल मेंस के क्वेश्चन नहीं है। अगर आप देखोगे 2021 का जो एग्जाम हुआ है उसमें सीजीएल मेंस के ऐसे क्वेश्चन थे जैसे बच्चा सीजीएल प्री के क्वेश्चन भी उससे हार्ड थे। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि सीजीएल मेंस के ही क्वेश्चन मैं पुराने उठा के लाऊं। जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आज जो आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो उन्हीं टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बच्चे आप लोगों के क्लास में हो चुके हैं। ये क्या, इससे क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन, आप लोगों की चीजें रिकॉल हो जाएंगी जो आप लोगों ने जस्ट क्लास में पढ़ी हैं। ठीक है। शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पेन कहाँ है भाई? चलिए, पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये आपके सामने तेजस सीरीज के बारे में है। 9 बजे 8 जनवरी 2023 को, यानी इस संडे जो है, आप लोगों की CHSL CGL के लिए एक मैराथन लेके आ रहा हूं दोस्त। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2022 के जो क्वेश्चंस हुए हैं सीजीएल में, जो बेहतरीन क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। बाकी उससे अलग जो क्वेश्चन, जो टाइप बचे हैं, वो बच्चे मैं अलग से लेके आ रहा हूँ। यानी ये मान के चलिए, इस क्लास को करने के बाद जो है, ना तो आपका CHSL का कोई आया हुआ क्वेश्चन बचेगा, ना CGL का कोई क्वेश्चन बचेगा, ना फिर जो अभी 2022 में हुए हैं, और ना आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो मैंने क्लास के अंदर डिस्कस ना किया हो। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी चैप्टर हम लोगों के इस क्लास के अंदर होंगे वो बड़े ही शानदार तरीके से होंगे। एक चैप्टर के अंदर से मिनिमम 25 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन है। तो अराउंड हम लोग 6 चैप्टर इस क्लास के अंदर कर रहे होंगे, पर शानदार तरीके से हम लोग खत्म कर रहे होंगे। ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा दोस्त। जवाब देना है और लास्ट में मुझे स्कोर बताना है। मैंने कहा है ना, अभी टाइम है, डेली का डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट में कुछ नया पाओगे। कभी आसान पाओगे, कभी मॉडरेट पाओगे, कभी हर तरीके से हम लोगों को तैयार रहना है। आसान क्वेश्चन को आसान भाषा में समझना है, मुश्किल क्वेश्चन को दोस्त मुश्किल भाषा में हम लोगों को समझना होगा। समझिए, यदि एक 4 अंकों की संख्या आप लोगों को दी हुई है और ये 9 से पूर्णता विभाजित है, तो उसने x प्लस वाई का न्यूनतम मान आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है बच्चे, एक बात मुझे बताइए कि 9 का न्यूनतम मान, 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। अगर मैं इन चारों का योग पूछूं तो बच्चे इन दोनों का योग क्या हो रहा है? 13 हो रहा है। और ये x है दोस्त, ये y है। तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं 13 में कि ये 9 से कट जाए? उसने न्यूनतम मान आप लोगों से पूछा है, तो अगर आप इसकी कम से कम वैल्यू चाहते हो तो आप लोगों को इसकी कम से कम वैल्यू जो है वो 5 लेनी होगी, क्योंकि 13 और 5 कितना होता है? 18 होता है। और वही 18 जो है वो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कहां पूछा गया है? सीजीएल प्री 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। और ये जो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। बच्चे आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आराम से पढ़िए दोस्त, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं नंबर सिस्टम में। ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तमाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फटाफट मुझे बताइए आराम से क्वेश्चन पढ़ के कि जवाब क्या होगा।
पोल की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। एक बार सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूम गए ना, तो बच्चे आप लोग मान के चलिए कि नया क्वेश्चन भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। संख्या दी हुई है आप लोगों को 23 से विभाज्य है, यानी पूरी की पूरी संख्या जो है ये 23 से विभाजित होती है। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, अवरोही क्रम होता है दोस्त डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। 8 के बाद संख्या कौन सी है? 5 है। 5 के बाद संख्या कौन सी है? 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। क्या ये हमने घटते हुए क्रम में संख्या लिख दी? उसने कहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए। 13 का 5 गुना कितना होता है? 65 होता है। अगर मैं इसमें से 65 घटा दूंगा तो दोस्त कितना बचेगा? 10 में से 5 गए 5 बचेगा, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, यहां 1 बच जाएगा, यहां 3 बचेगा, यहां 5 बचेगा और यहां 8 बच जाएगा। तो उसने कहा है परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी, यानी ये संख्या जो है ये किससे कटती है। तो दोस्त सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 8 और 3 11 और 4 15 हो जाएंगे, और 5 और 5 10 और 1 11, 15 में से 11 जाएगा तो 0 नहीं बचेगा, तो 11 से ये नहीं कटेगा। 2 से ये इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। सारी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। 8 और 5 13 और 3 16 और 1 17, 4 21 और 5 26, 3 से कटता नहीं है, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा? 5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बच्चे अगर कोई लास्ट में इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है वो 5 से कटेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने चल रहे हैं। चैप्टर का रिवीजन बहुत शानदार तरीके से हम लोग कर रहे होंगे। फटाफट बताएंगे बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या आप लोगों के सामने है, वो संख्या क्या दी हुई है बच्चे? 633 दिया हुआ है, 663 आप लोगों को दिया हुआ है, और दोस्त 3p आप लोगों को दिया हुआ है, और आपसे कहा है ये 132 से विभाजित है। ये 132 से बच्चा विभाजित होती है, तो 132 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? 132 से विभाजित होने का नियम ये कहता है अगर कोई संख्या 12 और 11 दोनों से कटती है तो वो संख्या जो है 132 से विभाजित जरूर होगी। 12 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि संख्या को 4 और 3 दोनों से कटना होगा, तब संख्या ये जो है ये 12 से विभाजित होगी। तो यानी कि हम लोगों को रूल कौन सा चेक करना है? हम लोगों को वो 4 से भी विभाजित होते हुए देखनी है, हम लोगों को 3 से भी डिवाइड होते हुए देखनी है, और हम लोगों को 11 से भी डिवाइड होते हुए देखनी है। यानी अगर कोई संख्या इन तीनों से डिवाइड होगी तभी वो संख्या जो है वो 132 से डिवाइड होगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के दो अंक जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर बाद के दो अंक की बात करूं मेरे दोस्त, तो 3 के आगे मैं क्या लिख दूं? 3 के आगे मैं क्या लिख दूं कि ये 4 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे या तो 3 के आगे 2 आएगा या 3 के आगे 6 आएगा, तभी तो ये 4 से डिवाइड होगा। या तो यहां पे बच्चा 2 लिखा होगा या फिर यहां पे 6 लिखा होगा। अब हमें यह डिसाइड करना है कि आंसर 2 होगा या आंसर 6 होगा। तो बच्चे अब देखते हैं, 4 से तो मैंने देख लिया, अब 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आपने देखा 6 और 3 9 और 3 12 और 6 18 और 6 24 और 3 27 और 3 30, और 30 में 2 जोड़ूंगा तो 32 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब 2 तो जवाब नहीं होगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कल वाला क्वेश्चन बचा हुआ है होमवर्क वाला, बता दूंगा, आज बता दूंगा बच्चे। अगर वो मेरे पास सीट पड़ी होगी तो कल वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है दोस्त, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा फालतू के कमेंट मत करो, बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, शानदार तैयारी हम लोग कर रहे होंगे, यकीन मान के चलो। समझिए, वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे 554, 714 और 213 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से ये प्राप्त होते हैं। यानी कि बच्चे वो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों को बतानी है। जब हम इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करें तो ये मेरे शेषफल बच रहे हों। कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, अगर मैं 554 को विभाजित करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो 43 शेष बचना चाहिए, तो उस 43 को ही हटा दो। क्या इसका कहने का मतलब है कि 511 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए? बहुत बढ़िया। अगर मैं 714 को डिवाइड करूं तो वो 57 शेष बचना चाहिए, तो 57 को ही हटा दो। 14 में से 7 गए तो 7 बचा मेरे दोस्त, 10 में से 5 गए तो 5 बचा। यहां पे क्या हो जाएगा, 657 हो जाएगा। यानी कि 657 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। फिर उसने कहा है अगर 213 को डिवाइड करो तो 67 शेष बचना चाहिए, तो इस 67 को ही हटा दो। यानी 13 में से 7 गए तो 6 बचा मेरे दोस्त, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और 1 का 1 बच गया, तो क्या 146 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। यानी मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को बच्चा पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो क्या 95 से 146 डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या 83 से 146 डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या 71 से 146 डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 73 से 146 डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे आगे चेक करने की ही जरूरत नहीं है, 73 से ही ये सारी संख्या जो है वो डिवाइड हो रही होंगी। तो इस क्वेश्चन का मैसेज क्या हो जाएगा दोस्त, 73 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ये अभी पूछा गया है, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। एक बार स्टार बनाएंगे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आज ही आप लोगों का बैच में स्टार्ट हुआ है। समय तथा कार्य, उसी का ये क्वेश्चन है दोस्त। एक बार आराम से पढ़िए और आराम से पढ़ के आंसर मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है कि 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कोई एक काम है, उसे 60 आदमी अगर पूरा करते हैं तो 40 दिन में काम जो है वो खत्म हो जाता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और हर 10 दिन बाद जो है वो 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा? जब बच्चे हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो ये जो है हमें मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले बात को समझिए, टोटल कितने आदमी हैं? तो आप कहेंगे टोटल 60 आदमी हैं। कितने दिन में काम को खत्म करते हैं? 40 दिन में काम को खत्म करते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या अगर दिनों की संख्या में कर दोगे तो टोटल कार्य निकल के आ जाएंगे। यानी टोटल जो काम है मेरे पास वो 2400 काम है। ये बात समझ में आ गई? उसने कहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, यानी 60 आदमी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो पहले 10 दिन इन्होंने काम किया होगा, तो 10 दिन में इन्होंने 600 काम निपटा दिया होगा। फिर आगे बच्चे 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया होगा, तो 55 आदमियों ने काम किया होगा। तो 10 दिन इन्होंने काम किया होगा, तो 550 काम हो गया होगा। फिर इसके बाद 5 आदमियों ने फिर काम छोड़ा होगा, तो 50 आदमियों ने काम किया होगा। 10 दिन काम किया होगा, तो 500 काम इन्होंने निपटा दिया होगा दोस्त। फिर इसके बाद 45 आदमी बचे होंगे, 45 आदमियों ने काम किया होगा। अगले 10 दिन में दोस्त इन्होंने 450 काम कर दिया होगा। यहां तक थोड़ा सा देख के चलिए दोस्त। 6 और 5 11 और 5 16 और 4 20, 2100 काम जो है हम लोगों का हो चुका है। कितना काम हो चुका है मेरे दोस्त? 2100 काम हम लोगों का हो चुका है। बचे कितना काम? बचा हम लोगों का 300 काम, क्योंकि टोटल काम कितना था? 2400 काम था। अब यहां जो व्यक्ति काम करेंगे वो 40 व्यक्ति काम करेंगे। अगर ये भी पूरे 10 दिन काम करते हैं तो 400 काम कर देंगे, लेकिन मुझे जरूरत है केवल 300 काम करने
की, तो 300 काम जो है वो 40 व्यक्ति कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो आपका जवाब होगा 7.5 दिन में खत्म कर देंगे। यानी इन 40 व्यक्तियों को केवल 7.5 दिन काम करना होगा और हमारा 300 काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो टोटल दिन कितने लगे? 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 7.5 47 दिन का समय लगा। बड़ा ही शानदार तरीके का क्वेश्चन था और करने का तरीका भी बच्चा यही रहता है। करने का तरीका क्या रहता है? करने का तरीका भी दोस्त यही रहता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक शानदार क्वेश्चन एक शानदार तरीके से आप लोगों के सामने हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्त। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपकी दीपक सर करा चुके हैं, पार्टनरशिप की क्लास करा चुके हैं मेरे दोस्त, रेशो भी वो आप लोगों को करा चुके हैं। तो आज जस्ट वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं जो पार्टनरशिप के प्रॉफिट उसके रेशो के होंगे, मिक्सचर एंड डेलीगेशन के होंगे, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन होंगे। जस्ट उन्हीं के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 40 से डिवाइड क्यों किया बेटा? इसलिए किया 40 से डिवाइड मेरे दोस्त, क्योंकि यहां 40 व्यक्ति काम कर रहे हैं और काम बचा कितना है? 300 काम बचा हुआ है। तो ये 300 काम 40 व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे? तो 7.5 दिन ही तो लेंगे। एक दिन में 40 काम हो रहा है, 40 व्यक्ति काम कर रहे हैं, मुझे काम करना है 300 काम, तो ये 7.5 दिन लेंगे। पूरे 10 दिन लेते तो 400 काम कर रहे होते। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन। रवि और शिव की मासिक आय, बच्चे यहां दो व्यक्ति हैं, एक रवि है और एक शिव है। इन दोनों की मासिक आय का अनुपात बच्चे आप लोगों को क्रॉस मेथड बताया गया होगा मेरे दोस्त। दोनों की मासिक आय का रेशो क्या दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। उनके मासिक खर्च का जो रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, उनके मासिक खर्च का रेशो जो दिया हुआ है वो 1:3 आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा है कि यदि प्रत्येक माह 4,000 की बचत करता है, यदि प्रत्येक यानी बचत दोनों की कितनी है मेरे दोस्त? दोनों की बचत दे रखी है, ये भी 4,000 बचाता है और ये भी 4,000 बच्चे प्रत्येक माह बचाता है। तो शिव की मासिक आय आप लोगों से पूछी है कि शिव की मासिक आय कितनी हो जाएगी। तो आप लोगों को क्रॉस मेथड बताया गया होगा, नहीं बताया है तो सुन लीजिए बच्चे। इसकी क्रॉस में गुणा करिए, ये 4,000 हो जाएगा। इसकी क्रॉस में गुणा करिए, ये 12,000 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 12,000 और 4,000 का अंतर कितना आएगा? क्या 8,000 आ जाएगा? बहुत बढ़िया। अब ऊपर वाले अंतर से डिवाइड कर दीजिए। बच्चा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसकी गुणा इसमें करता हूं तो 3 एकम 3 हो जाएगा और इसकी गुणा इसमें करता हूं तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आएगा। तो जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये एक पार्ट की वैल्यू होती है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? 8,000 हो जाएगी। तो उसने पूछा है शिव की आय कितनी होगी, तो वो 2 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 8,000 हो गया तो 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 16,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा निगाह जमाइए और मुझे बताइए क्या कोई दिक्कत, समस्या, कोई कष्ट है तो जीवन में बोलिए, बोलिएगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मतलब 60% लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने क्लास पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। कोई प्रतिक्रिया उन्होंने अभी नहीं दिखाई है, लाइक भी नहीं, डिसलाइक भी नहीं। कुछ तो करो मेरे दोस्त, ये फीडबैक जो है ये हमारे अंदर जान पैदा करता है बच्चे। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सिलेक्शन को होना होगा, इस बार जरूर होना होगा, बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, फालतू की बातों में आप लोग मत लगो मेरे दोस्त। यकीन मानना कि सिलेक्शन इस बार हम लोग लेके रहेंगे। जिसने भी सीरियस होकर पढ़ाई की है, चाहे किसी के लिए भी की है बच्चा, वो हमेशा से सफल हुआ है। और मैं ये नहीं कहता कि यहीं जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, बस सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत है। फालतू चीजों पे ध्यान देने की ही जरूरत नहीं है। फालतू चीजों पर ध्यान देने का काम जो होता है वो फालतू लोगों का होता है, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। सबका सिलेक्शन नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।
ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग बस ये देखिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो बस मुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, ठीक है। देखिए 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 15 शेष बचता हो, ठीक है। समझिएगा, अगर 15 शेष बचता है तो दोस्त इसमें 15 जोड़ दीजिए। अगर 15 शेष बच रहा है तो उस 15 को घटा दीजिए, सारी संख्याओं में से 15 को घटा दीजिए। आसान सा तरीका बता रहा हूं, अगर ये 15 शेष बच रहा है तो 15 को घटाने के बाद क्या संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, तो यहां क्या बच जाएगा, 99, 99 हो जाएगा। और 81 में से 15 जाएगा तो बच्चे 66 बचेगा, ठीक है। 15 में से 15 जाएगा तो यहां 0 आ जाएगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा। यहां 63 में से 15 जाएगा, 63 में से 15 जाएगा तो 13 में से 5 गए तो 8 बचेंगे, 5 48 बच जाएगा। और यहां 51 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, आप लोग कहेंगे 11 में से 5 गए तो 6, 36 बच जाएगा। यानी अगर 15 शेष बच रहा था तो 15 हटाने के बाद क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होंगी। अगर 15 शेष बच रहा था विभाजित होने के बाद तो मैं उस शेषफल को ही हटा देता हूं। जब मैंने 15 को हटाया तो क्या ये संख्या जो है उनसे पूरी पूरी डिवाइड हो रही होंगी, तो वो संख्या देख लो जो 16, 24, 72 और 84 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। तो 16, पहले देखिए 72 का नियम क्या कहता है, 72 का नियम यह कहता है कि संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो यह संख्या तो 9 से नहीं कटेगी, 6 और 6 12 आ रहा है। यहां देखूं तो यह संख्या 8 और 4 12 आ रहा है, यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। एक तो यह संख्या 9 से कटेगी, एक ये संख्या 9 से कटेगी, कटेगी या नहीं। 72 से कटने के लिए बच्चा संख्या को 8 से भी कटना होगा, तो 8 से क्या ये संख्या कटती है, 8 एकम 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा 20 भी नहीं कटता, तो ये संख्या भी जवाब नहीं होगी, ये संख्या भी जवाब नहीं होगी। जब ये संख्या 8 से ही नहीं कटती तो ये संख्या 24 से या 72 से कैसे कट जाएगी, तो इसका मतलब मुझे इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। 99, 99, 51 वो संख्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी जो इनसे डिवाइड होने के बाद जो है बच्चे 15 से शेषफल देगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एलसीएम मेथड ये कहता है एलसीएम निकाल लो इनका, एलसीएम निकालने के बाद 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को उस एलसीएम से डिवाइड कर दो, जो शेषफल आए उसे घटा दो बच्चे, और 15 शेषफल आ रहा है तो उस 15 को जोड़ दो, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चे, नहीं करना हम लोगों को उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आप लोगों को नया जरूर मिला होगा। इसका आज एक ऐसा तरीका बता दूंगा बच्चे, आप लोगों को स्टैटिक्स जो है वो CHSL टायर 2 में भी रखी गई है और टायर 3 में भी रखी गई है। ठीक है, चलिए देखिए, और टायर 2 में रखी गई है, CHSL में भी और CGL में भी। देखिए बच्चे, अगर कभी भी आपसे माध्य पूछा जाता है तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है। अगर इंटरवल का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले जो है इस इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लो, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 0 और 10 को जोड़ा, 10 का आधा 5, 10 और 20 30 का आधा 15, 30 और 20 50 का आधा 25 हो जाएगा। ये 10-10 का डिफरेंस आ रहा है तो यहां 35 आ जाएगा, यहां 45 आ जाएगा, यहां 55 आ जाएगा और यहां 65 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप लोगों को क्या करना है, जब भी इंटरवल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ हो आप लोगों को जस्ट उनका मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को जोड़ के जस्ट आधा करते रहना है। ठीक है, बारंबारता बच्चे आप लोगों को ये दी हुई है तो आपको क्या करना है, जस्ट इसकी गुणा करनी है। 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 15 चौका कितना हो गया, 60 हो गया, 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 300 हो जाएगा। 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 तिया 63 और 10 73 हो जाएगा। 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा, और 65 दूनी 130 हो जाएगा। मैं ये सारी चीज बच्चे निकाल क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझसे माध्य पूछा गया है, माध्य पूछा गया है, और माध्य का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ये होता है बच्चे माध्य का फॉर्मूला होता है।
यानी आपको पहले फ्रीक्वेंसी दी होगी जो कि ये दी हुई है बच्चे, आपको एक्सआई निकालना होगा जो कि ये दिया हुआ है, आपको दोनों की गुणा करनी होगी, गुणा होने के बाद ये आ गया है, आपको इनका जोड़ना होगा क्योंकि समेशन लगा हुआ है। तो अब जोड़ दीजिए, यहां देखेंगे 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 6 और 2 8, 3 11 7 18, 6 24 और 3 27 को 7 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 7 6 13 और 3 16 हो जाएगा। तो क्या 1670 हो चुका है, यानी योग जो निकल के आया मेरे दोस्त वो 1670 निकल के आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को देख लीजिए, 4 और 2 6 12, 6 18 और 1 19 और 20 कितना हो जाएगा 39 और 6 45 और 3 48 और 2 50 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के सम से विभाजित कर दीजिए, 0 से 0 कट गई, 5 तिया 15 होगा, 1 बचेगा, 5 तिया 15 होगा और 5 चौक 20 होगा। क्या सवाल का जवाब जो है वो 33.4 आ जाएगा, आएगा या नहीं? क्या सवाल का जवाब जो है वो 33.4 आ जाएगा? तो ये बच्चे आप लोगों से माध्य पूछा जा सकता है, मैं डेली का डेली स्टैटिक्स का क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा क्योंकि यही वो चैप्टर है जो सबसे सेपरेट है, यही चैप्टर हम लोगों ने बहुत कम पढ़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट बताएंगे, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। CHSL आप लोग मान सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे, वो ट्रिक ही है, कभी भी मीन मोड मीडियन वाले में बच्चा ट्रिक नहीं लगती है राजेंद्र जी, और मैं आप लोगों को समझाऊंगा बच्चे, अपने छोटे भाई की तरह समझा रहा हूं। और अगर एज में ज़्यादा हो, जो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अगर एज में ज़्यादा होते तो फॉर्म ही नहीं भर पाते, वैसे छोटे भाई की तरह ही समझा रहा हूँ मेरे दोस्त, आप इन ट्रिकों के चक्कर में मत पड़ो दोस्त। अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा ना तो ट्रिक आप खुद बनाओगे, फिर किसी की आवश्यकता नहीं है अगर कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार है। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है, एक पिता है बच्चे और पुत्र की आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल जो है बच्चा, इसकी आयु में 3a मान लेता हूं, इसकी आयु में 2a मान लेता हूं, दोनों की आयु का गुणनफल जो दिया हुआ है 6a² जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 486। दोनों की संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 486 दिया हुआ है। अब यहां से देखिए 6 अट्ठे 48, 6 एकम 6 होते हैं, a² की वैल्यू 81 है, तो दोस्त a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 81 का वर्गमूल 9 होता है, यानी इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 9 तिया 27 हो जाएगी। पिताजी 27 साल के हैं और बेटा जी 18 साल के हैं। वाह वाह मेरे शेर, पिताजी 27 साल के हैं, बेटा जी 18 साल के हैं। देख रहे हो क्या कॉम्बिनेशन है, पिताजी 27 साल के हैं, बेटा जी 18 साल के हैं। वाह मेरे क्वेश्चन बनाने वाले भाई, तूने कमाल कर दिया। 5 वर्ष बाद जो है मामला क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जो है पिताजी भी जवान है और बेटा जी भी जवान है, पिताजी भी जवान है और बेटा जी भी जवान है। 5 साल बाद जो है ये 32 साल के हो जाएंगे और 5 साल बाद जो है ये 23 साल के हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का रेशो पूछा है तो मेरे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा, 32:23 हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे भी तो चाहिए। आधों ने अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया है, क्वेश्चन नया आ जाओ दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ये आयु ऐसी आ गई तो मतलब सोचेंगे थोड़ी देर, यार ये आयु कैसे हो सकती है, नई नई बात बता रहे हैं। देख लो इनके कमेंट, देख लो नई नई बात बता रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हो सकता है पिताजी की जल्दी शादी हो गई, हाँ पिताजी की बचपन में शादी हो गई थी, पिताजी की बचपन में शादी हो गई थी बच्चे, वो था बाल विवाह, बाल विवाह का सिस्टम था। अरे छोड़ो इन सारी बातों को, बताओ यदि दो संख्या a और b का लघुत्तम समापवर्तय जो है वो 60 दिया हुआ है और उनका महत्तम समापवर्तय जो है वो 15 दिया हुआ है, तो उनका मध्यानुपात आप लोगों को ज्ञात करना है कि मध्यानुपात क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त समझिए मेरी बात को थोड़ा सा,
अगर महत्तम समापवर्तक 15 है तो क्या मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि संख्या जो रही होंगी वो 15A और 15B रही होंगी? अगर उनका मैसेज जो है वो 15 दिया हुआ है तो क्या संख्याएं जो रही होंगी वो 15? और छोड़िए ना, इन सारी बातों को छोड़िए, एक साधारण सा तरीका बताता हूं। क्या आपको लैसे मैसे में मैंने एक बात बताई थी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है? क्या ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी? आप कहोगे जी याद तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, बताई तो थी। अब देखिए बच्चा, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। क्या दोनों संख्या का गुणनफल जो है वो 900 आ जाएगा? और भाई उन दोनों का मध्यानुपात ये पूछना चाह रहा है, तो आप लोगों ने रेशो में एक बात पढ़ी होगी कि अगर दो संख्याओं का मध्यानुपात आपसे पूछता है तो दोनों के गुणनफल का आप लोगों को वर्गमूल निकालना होगा। यही तो चीज पढ़ी होगी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का आप लोगों को वर्गमूल निकालना होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना निकल के आया है? 900 निकल के आया है। और जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो साथी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी जवाब जो है वो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। मेरे दोस्त बैकग्राउंड ब्लैक नहीं हो सकता है, अगर होता तो जरूर करता। अब ये पीडीएफ में आ चुका है ग्रीन, कल से जो है वो आप लोगों को ब्लैक मिल जाएगा, है ना। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि P और Q जो है किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। भाई लिख लो ना इस बात को, P और Q जो है किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। Q और R मिलकर इसे 21 दिनों में कर सकते हैं, यानी Q और R मिलते हैं तो इसे 21 दिनों में कर सकते हैं। बहुत खुशी की बात है। यदि P R की तुलना में दुगना अच्छा कार्मिक है, यानी P जो है वो R की तुलना में, R अगर एक काम करता है तो P जो है वो दो काम करता है। दोनों की इफिशियंसी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। तो उसने कहा है क्यों अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो मेरे दोस्त इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे इन दोनों से संख्या कटने वाली 42 होगी। ये एक दिन में 3 काम करेंगे और ये एक दिन में मेरे दोस्त 2 काम करेंगे। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उसने कहा है आर अगर एक काम करता है तो पी जो है वो 2 काम करता है। मैंने मान लिया आर एक काम करता है, मैंने मान लिया आर एक काम करता है तो पी कितना काम करता होगा? 2 काम करता होगा। अगर इन दोनों ने मिलकर 3 काम किया है, 2 इसने कर दिया, तो क्यों भी एक दिन में 1 काम करता होगा, तभी तो दोनों मिलकर 3 काम करते होंगे। और यहां क्यों ने 1 किया है तो यहां भी क्यों ने 1 किया होगा। क्या दोनों ने मिलकर 2 काम कर दिया? यानी सब कुछ सटीक बैठ चुका है। पी एक दिन में 2 काम करता है, क्यों जो है एक दिन में 1 काम करता है, और आर जो है वो एक दिन में 1 काम करता है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है भाई साहब क्यों अकेला उस काम को कितने दिन में निपटा देगा। क्यों एक दिन में 1 काम, तो टोटल 42 काम कितने दिन में कर देगा मेरे दोस्त? 42 काम 42 दिन में कर देगा। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 42 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 42 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। स्टार मार्क बनाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी आप लोगों का मेंसुरेशन कल चलेगा, कल मैं इस चीज को बताऊंगा दोस्त। ये चीज आज थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए इसका, कल तो मैं इसे डिटेल में बताऊंगा ही कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। समझिएगा मेरी बात को दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों का योग जो है L है और उसका परिमाप जो है वो 4p है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चे ये सम चतुर्भुज कर लीजिए, ये सम चतुर्भुज कर लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। सम चतुर्भुज के विकर्णों का योग L है और उसका परिमाप 4p है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं सम चतुर्भुज की बात करूं बच्चे, रोहम्बस की बात करूं, तो रोहम्बस होता है जिसकी चारों की चारों भुजा बराबर होती हैं। परिमाप 4p दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करेंगे तो एक भुजा निकल के आ जाएगी, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो दे रखी है वो p दे रखी है। बच्चे उसने कहा है चतुर्भुज के विकर्णों का योग जो है वो L आप लोगों को दिया हुआ है। बात को थोड़ा सा समझिए। पहला विकर्ण मैंने D1 मान लिया, दूसरा विकर्ण दोस्त मैंने D2 मान लिया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, पहला विकर्ण प्लस दूसरा विकर्ण आप लोगों को कितना दिया हुआ है? तो आपने कहा L दिया हुआ है, दोनों विकर्णों का योग L दिया हुआ है। अगर एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, कल बहुत अच्छे से बताऊंगा कि यदि आप लोगों से एक थ्योरम पूछी जाती है किसके अंदर, समचतुर्भुज के अंदर, तो इस बच्चे इस थ्योरम को आप लोग आज के लिए केवल याद रखेंगे कि 4a² जो होता है वो d1² प्लस d2² होता है। ठीक है, ए क्या होता है? उस रोहम्बस की साइड होती है। ए क्या होता है? उस रोहम्बस की साइड होती है। D1 क्या होता है? उस रोहम्बस की डायगोनल होती है। और D2 क्या होता है? उस रोहम्बस का दूसरा डायगोनल होता है। समझिएगा, अगर मैं बच्चे दोनों तरफ इसकी भुजा का स्क्वायर, दोनों तरफ इनके स्क्वायर कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? पहले विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने इसे खोल दिया, तो क्या ये 2d1 इंटू d2 हो जाएगा? ठीक है भाई, इधर क्या बन जाएगा? इधर जो है ये L² बन जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो d1² प्लस d2² की वैल्यू क्या है? भुजा, भुजा कितनी दी हुई है? p दी हुई है। तो क्या ये भुजा जो हो जाएगी, a की जगह p लिख दूंगा, 4p² हो जाएगा। यानी d1² प्लस d2² की वैल्यू जो है वो 4p² है। तो क्या मैं मेरे दोस्त इसकी जगह जो है वो 4p² लिख सकता हूं? ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या ये L² माइनस 4p² हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, ये खत्म हो चुका है बच्चे। ये दो गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा? ये इधर आके मेरे दोस्त भाग में हो जाएगा। यानी दोनों डायगोनल का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट के ब्रैकेट के अंदर L² माइनस 4p² आएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं समचतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल पूछूं तो वो होता है बच्चे 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। उसने आपसे क्षेत्रफल ही पूछा है। ये कब बन जाएगा क्षेत्रफल? जब हम 1/2 की गुणा कर देंगे। अगर मैं 1/2 की गुणा इधर करता हूं तो इधर भी मुझे 1/2 की गुणा करनी होगी। 1/2 की गुणा 1/2 में होगी तो 1/4 हो जाएगा, और यहां क्या है? L² माइनस 4p² हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब होगा, क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए बच्चा मैंने इंपोर्टेंट लिखा है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो कल की क्लास का इंतजार करें। जिन लोगों के समझ में आ चुका है बच्चे, उन्हें बहुत बढ़िया बात है। 1/2 कैसे आया बच्चे? ये एरिया का फॉर्मूला होता है। कभी भी समचतुर्भुज का एरिया आप लोगों से पूछा जाए तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। तो इधर 1/2 की मल्टीप्लाई की है तो इधर भी 1/2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ही उसने आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 13 दिया हुआ है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। पार्टनरशिप आप लोगों का गजब तरीके से हुआ है, तो गजब ही तरीके से आप लोगों को आंसर करना है कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, मेरी क्लास की टाइमिंग है बच्चे शाम को 7 बजे। ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। भाई मुझे नहीं पता है कितनी राशि का निवेश किया है। 8 महीनों के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया, यानी ए ने जो पैसा लगाया वो केवल 8 महीने के लिए पैसा लगाया और अपना पैसा जो है उसने वापस ले लिया है। ए और बी को वर्ष के अंत में इस रेशो के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है, यानी प्रॉफिट का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। यदि बी ने 36,000 रुपए का निवेश किया हो तो ए ने कितनी राशि का निवेश किया है? जब आपका पार्टनरशिप चला होगा तो एक बात आप लोगों को बताई गई होगी कि लाभ जो होता है बच्चे, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इनटू टाइम होता है, यानी पूंजी गुणा समय होता है। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था? बस हो गया क्वेश्चन। अगर ये फॉर्मूला याद है तो दोस्त हो गया क्वेश्चन। मैंने मान लिया पहले की राशि ए रुपए थी और राशि की गुणा समय में करेंगे तो पहले ने केवल 8 महीने तक पैसा लगाया है।
तो अगर पूंजी की गुणा समय में कर देंगे तो क्या पहले का लाभ आ जाएगा। दूसरे ने बी ने कितनी राशि लगाई है, बी ने 36,000 की राशि लगाई है और बी लास्ट तक बना रहा है यानी 12 महीने तक बना रहा है, तो पूंजी की गुणा समय में कर दी तो इसका लाभ आ गया। और दोनों के लाभ का रेशो क्या दिया हुआ है, दोनों के लाभ का रेशो जो है दोस्त 5/9 दिया हुआ है। बस यहां से आप लोगों को क्वेश्चन को करना है। अगर मैं यहां से काटता हूं बच्चे, थोड़ी छोटी सी काटापीटी करता हूं, तो 4 दूनी 8 होंगे और 4 तिया 12 हो जाएंगे। ठीक है, यहां 2 से काटिए, 2 से काटोगे तो 18,000 बार कट जाएगा। कट जाएगा या नहीं, अब देखिए यहां 9 से काटिए बच्चे, 9 से काटोगे तो 2,000 बार कट जाएगा। 3 दूनी 6,000 और 6,000 की गुणा 5 में करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ने जो राशि लगाई होगी मेरे दोस्त वो 30,000 की राशि लगाई होगी। ए ने कितनी राशि लगाई होगी, तो सवाल का जवाब हो जाएगा ए ने 30,000 की राशि लगाई होगी। देखो ध्यान से, मुझे नहीं पता कितनी पूंजी लगाई है, लेकिन मुझे यह पता है कि 8 महीने के लिए पैसा लगाया है, तो पूंजी की गुणा समय में करेंगे लाभ आएगा। इसने 36,000 की पूंजी लगाई है, लास्ट तक लगाई है, तो 12 की गुणा कर देंगे। बच्चा पूंजी गुणा समय इसका लाभ, पूंजी गुणा समय इसका लाभ, और दोनों के लाभ का रेशो क्या दिया है, 5/9 दिया है। तो क्या यहां से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगी ए की वैल्यू, वो 30,000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा 14वां क्वेश्चन बच्चे, एक शानदार क्वेश्चन है। अगर आप इसको बता पाए ना, अगर आप इसको बता पाए तो समझो आप लोगों को ना बेसिक क्लियर है, बेसिक क्लियर है। अगर आप लोग इसे बता पाए, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां जो दी हुई हैं वो 7, 24 और 30 दी गई हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाइयां जो दी गई हैं वो 7, 24 और 30 दी गई हैं, और आप लोगों को भुजा को देख के ये बताना है कि ये आपके कौन से टाइप का त्रिभुज है। फटाफट बताइए, बता सकते हैं क्या साइड को देख के कि ये कौन से टाइप का त्रिभुज है। बी बता रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज, डी बता रहे हैं समकोण। समकोण की डेफिनेशन होती है दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब भी आपसे पूछा हो, साइड आप लोगों को दी हुई हो और आप लोगों से ये कहा हो कि ये कौन से टाइप का त्रिभुज है, साइड को देख के बताना हो, तो आप लोग सबसे बड़ी साइड की स्क्वायर करिए 900 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करिए 576 आ जाएगा दोस्त, इसका स्क्वायर करिए 49 आ जाएगा। अगर इन दोनों के स्क्वायर का योग जब आपने किया तो आपके सामने 7, 4, 11, 12 को 2 हासिल 1, 625 आ गया मेरे दोस्त। अगर सबसे बड़ी भुजा, ध्यान से सुनिए, मैं इस भुजा को ए ले देता हूं, इस वाली भुजा को बी ले देता हूं और सबसे बड़ी भुजा को सी ले देता हूं, तीनों कंडीशन आप लोगों के सामने लिख देता हूं। अगर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी भुजा, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, तो ये बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है इन दोनों के वर्गों से छोटा आ जाता है, सबसे बड़ी भुजा का अगर ये छोटा आता, इससे छोटा होता, तो आप लोग कहते ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा आ जाता है, जैसा यहां पे आप लोगों को देखने को मिला है, 900 से तीसरी सबसे बड़ी भुजा वर्ग ये है, उसका वर्ग 900 है बच्चे, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो 625 है। क्या इससे छोटा आ रहा है और छोटा आ रहा है, तो ये बच्चा अधिक कोण त्रिभुज होता है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये कौन से टाइप का त्रिभुज हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा ये ए टाइप का त्रिभुज हो जाएगा। इसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और अभी 2022 के लास्ट में आप लोगों से पूछा गया है, चाहे वो सीजीएल में पूछा गया हो, चाहे वो सीएचएसएल में पूछा गया हो। बहुत बढ़िया, कैसे नहीं बनेगा ट्रायंगल। 24 और 7 31 होते हैं, 30 से बड़ा है, 30 और 7 37 होते हैं, 24 से बड़ा है, 24 और 30 54 होते हैं, 7 से बड़ा है। बताइए क्यों नहीं बनेगा ट्रायंगल।
मुझे बताइए तो सही, क्यों नहीं बनेगा ट्राइंगल? क्यों नहीं बनेगा ट्राइंगल, ये तो बता दीजिए मेरे साथी। कौन सा आप लोग थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ट्राइंगल नहीं बनेगा? भाई ट्राइंगल बनने की कंडीशन क्या बताई थी? क्या ये नहीं होती कि दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए? सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड या रिमेनिंग साइड। तो भैया जोड़ो ना, 24 और 7 31 30 से बड़ा है, कोई सी भी दो साइड जोड़ लो। 7 और 30 37 24 से बड़ा है। 24 और 30 54 7 से बड़ा है। कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रही है, तो फिर आप क्यों कह रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है त्रिभुज एबीसी में एक्स और वाई क्रम से भुजा एबी और एसी पर स्थित ऐसे बिंदु हैं। दोस्त ये एक त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है, ये ज्योमेट्री में आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी। ज्योमेट्री में आप लोगों को पढ़ाऊंगा बच्चे सिमिलरिटी, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये आपके सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी और ए सी पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि एक्स वाई बी सी के समांतर है। बच्चा दो बिंदु हैं, एक एक्स है और यहां पे एक बिंदु है ये वाई है, और एक्स वाई जो है बच्चा वो बी सी के समानांतर दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। एक बात दिमाग को सेट कर लेना दिमाग में बच्चे, जब भी ये रेखा जो है लाइन जो है इसके पैरेलल होती है तो ये छोटा वाला जो ट्राइंगल होता है, ये छोटा वाला ट्राइंगल जो होता है ये हमेशा बड़े वाले ट्राइंगल के समरूप होता है। बड़े वाले ट्राइंगल के समरूप होता है यानी सिमिलर होता है, और सिमिलर होगा तो इनकी करस्पोंडिंग साइड्स का रेशो जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब समझिए। उसने कहा एक्स वाई अपॉन बी सी बराबर 2.5। 2.5 और 7 का रेशो निकाल लो। ये 2.5 है बच्चे, 7 का रेशो कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ाओगे, 5 पंजे 25 होता है, 5 से काटोगे तो 14 बार कट जाएगा। तो एक्स वाई कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और बी सी कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इनकी साइड का रेशो पूछूं, अगर मैं इनकी साइड का रेशो पूछूं तो आप लोग बताएंगे इनकी साइड की, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड 5 है और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड का रेशो 14 है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज बी सी वाई एक्स के क्षेत्रफल का ए एक्स वाई के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? मेरे दोस्त ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गजब का पूछा जाता है। अगर साइड का रेशो ये है दोस्त तो इसका स्क्वायर कर दो तो आपके पास जो है वो एरिया का रेशो आ जाएगा। किसका रेशो आ जाएगा? एरिया का रेशो आ जाएगा। ये किसकी साइड थी बच्चा? ये इसकी साइड थी, तो इसका एरिया कितना आ गया? 25 आ गया। ये किसकी साइड है? 14, ये बड़े वाले की साइड है, तो पूरे का एरिया कितना आ गया? 196 आ गया। और 196 में से 25 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 171 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 171 आ जाएगा, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 196 है, और 196 में से अगर ऊपर वाले का क्षेत्रफल घटा दूं, 25 घटा दूं, तो नीचे वाले का 171 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है समलंब चतुर्भुज बी सी वाई एक्स, बी सी वाई एक्स का क्षेत्रफल 171 है। आपने लिख दिया मेरे दोस्त। ए एक्स वाई के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? इसका क्षेत्रफल बच्चे 25 दिया हुआ है, तो रेशो क्या आ जाएगा? 171 बटे 25 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ बच्चे, दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, बस मैं ये आप लोगों की ना, ये आप लोगों का पेशेंस देखना चाह रहा था। मैंने उस क्वेश्चन को ऐसा कराया है, ऐसा कराया है बच्चे कि जैसे आप लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जैसे ही नया क्वेश्चन देखा आप लोगों ने तुरंत से हल्ला मचाना चालू कर दिया। ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन ऊपर से गया है, ये क्वेश्चन नीचे से गया। भाई ये चीजें नहीं दिलाती हम लोगों को सिलेक्शन। मैं बिल्कुल भी नहीं लाता, मेरे लिए तो और आसान बन जाता, मुझे तो और ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, लेकिन दोस्त वो तरीका नहीं है हम लोगों के सिलेक्शन लेने का, बिल्कुल भी तरीका नहीं है। मैं आप लोगों को बुरा थोड़ी ना चाहूंगा, मैं आप लोगों के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूं, उज्जवल भविष्य के लिए बच्चा काम कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त ये सारी चीजें मुझे लानी पड़ेंगी। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूं, केवल 3 से 4 क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्त।
कुछ भी नहीं था। मैंने कहा था एक ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, उसने बोला है ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं एक्स और वाई। उसने क्वेश्चन में कहा है ये रेखा इसके समांतर दी हुई है। मैंने बस इतना बताया है कि अगर ये दोनों रेखा समांतर होती हैं तो ये छोटा वाला त्रिभुज जो होता है ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। समरूप भी छोड़ दीजिए, उसने ये वाली साइड जो दी हुई है वो 2.5 दी हुई है और ये वाली साइड जो है वो 7 दी हुई है। मैंने रेशो निकाला तो ये 5 आ गई, ये 14 आ गई। जो साइड का रेशो है बस उसका वर्ग कर दो, ये इसका एरिया 25 आ जाएगा और 14 साइड किसकी थी? बड़े वाले त्रिभुज की साइड थी, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल 196 आ जाएगा। अगर बड़े वाले के क्षेत्रफल में से 196 में से ऊपर वाले का क्षेत्रफल घटा दोगे तो नीचे वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस उसने ये पूछा है मेरे दोस्त कि नीचे वाले के क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का रेशो क्या है। 171/25 बच्चा हर कोई बता देगा। अपने आप को पीछे मत करो, अपने आप को पीछे मत करो, नहीं दिक्कत समस्या हो जाएगी मेरे साथी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एबीसी तीन 10,500 की राशि को आपस में क्रम से 5-7-9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को मेरे दोस्त 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं एबीसी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 10,500 अमोंग देमसेल्व्स इन द रेशो इसमें, इफ ईच गेट 500 मोर देन व्हाट विल द रेशो ऑफ द अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसने कहा है कि 10,500 की राशि को बच्चे आप लोग डिवाइड कर दीजिए किस रेशो में? 5-7-9 के रेशो में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपके हिसाब से राशि कितनी बटी बच्चे? 9 और 7 16 और 5 21 राशि बटी। अगर आपके हिसाब से 21 राशि बटी है, उसने बाटी कितनी है? 10,500 राशि बाटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 पंजे 105। एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 500 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 500 हो चुकी है तो 5 पार्ट की वैल्यू, इसे जो राशि मिली होगी वो 2500 मिली होगी, इसे जो राशि मिली होगी वो 3500 मिली होगी और इसे जो राशि मिली होगी वो 4500 राशि मिली होगी। भाई 1 बराबर 500 आया है तो 5 बराबर 2500 हो जाएगा, 7 बराबर 3500, 9 बराबर 4500। वो कह रहा है अगर इन सबको 500 रुपए और मिल जाए, अगर इन सबको 500 रुपए और मिल जाए तो क्या इसे मेरे दोस्त 3000 रुपए मिल जाएंगे, इसे मेरे दोस्त 4000 रुपए मिल जाएंगे और इसे 500 रुपए और मिल गए तो इसे 5000 रुपए मिल जाएंगे। तीनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है, तीनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? उनका नया रेशो जो होगा वो 3 4 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं बच्चे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मेंसुरेशन की क्लास मत छोड़िएगा, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज से बच्चे मेरे दोस्त, आज से जो है वो आप लोगों का टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए, यही कारण है सिलेक्शन ना होने का, यही कारण है मेरे दोस्त, कोई और कारण नहीं है सिलेक्शन ना होने का। रितेश, फालतू के कमेंट, फर्जी कमेंट आप लोगों से करा लो। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो माँ बाप को हम लोग बहाना बना रहे होते हैं कि पिताजी और माताजी हमारा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, मोदी सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, मेरिट इतनी हाई जा रही है। फिर तरह तरीके की हम लोग बात बना रहे होते हैं, इतनी धांधलेबाजी चल रही है, हम लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा? दोस्त उससे पूछो जो 5-5 नौकरी लेके बैठा हुआ है। दोस्त उनसे पूछो जो 5-5 नौकरी लेके बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। बहानों से सिलेक्शन होता तो सबसे पहले आप लोगों का सिलेक्शन होता जो ये बहानेबाजी करते हैं। मेरे दोस्त इन चीजों को छोड़ दो। मैं फिर भी समझा रहा हूं कि हर किसी को गाइडर नहीं मिलता, हर किसी को गाइडेंस देने वाला नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों को अगर बेस्ट गाइडेंस देने वाले मौजूद हैं तो उन गाइडेंस पर थोड़ा सा अमल किया करो। ठीक है,
बात समझ रहे हो? बाकी तो खैर आपकी मर्जी है, करोगे तो वो जो आपका मन कहेगा, लेकिन मेरा जो है वो बताने का फर्ज है, समझाने का फर्ज है, और आगे आपकी मर्जी है दोस्त। तीन साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9-8-11 के अनुपात में बांटा। बच्चे लाभ का रेशो दिया हुआ है, 9-8-11 जो है वो लाभ का रेशो दिया हुआ है। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, ये जस्ट आप लोगों से पूछा है। अगर मैं बच्चे एक फॉर्मूला आप लोगों को बस एक ही फॉर्मूला बताया होगा कि प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इनटू टाइम होता है। प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इनटू टाइम यानी पूंजी गुणा समय होता है। तो अगर आप लोग पूंजी निकालना चाहते हैं तो लाभ को समय से डिवाइड करना होगा। लाभ कितना है दोस्त, इसका लाभ है 9 और इसका समय है 4, तो लाभ को समय से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूंजी आ जाएगी। इसका लाभ है 8 और इसका समय है बच्चे 6, तो ये पूंजी आ जाएगी। इसका लाभ है 11 और इसका लाभ है मेरे दोस्त 18, तो क्या ये समय आ जाए, ये पूंजी आ जाएगी। ठीक है, उसने कहा है मेरे दोस्त इनका अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले 4, 6, 18 से कटने वाली संख्या 36 होती है, तो 36 से आप पूरे रेशो में डिवाइड गुणा कर दीजिए। तो 36 में जब आप पूरे रेशो में गुणा करेंगे तो 4 नाम 36 होगा, ये 81 आ जाएगा। 6 छंग 36 होगा तो 8 छिंग 48 हो जाएगा। 18 दूनी 36 होगा तो ये 22 हो जाएगा। तो अगर इनकी पूंजी का रेशो मैं आप लोगों से पूछूं, इनके कैपिटल का रेशो मैं आप लोगों से पूछूं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 81 गुणा 48 गुणा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 गुणा 48 गुणा 22 हो जाएगा। पूरे पार्टनरशिप के अंदर इसी फॉर्मूले से हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर लाभ को बच्चा समय से डिवाइड कर दोगे तो पूंजी आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फटाफट बताइए मुझे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चे, जानदार क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन ने कहा है 180 रुपए को 66 व्यक्तियों में विभाजित किया गया है। ये 66 व्यक्ति कौन है, पुरुष और महिलाएं हैं मिला के। पुरुषों और महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल राशि का अनुपात, यानी दोनों को जो कुल राशि मिलती है वो 5-4 के रेशो में बढ़ती है बच्चे। लेकिन प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त धन का अनुपात जो है वो 3-2 आप लोगों को दिया हुआ है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए बच्चा। टोटल को मिलने वाला धन जो है वो इतना है और हर एक को मिलने वाला धन जो है वो इतना है। तो आप लोगों से पूछा है पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे मेरे दोस्त इंपोर्टेंट मार्क कीजिए और इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, डायरेक्ट 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मेरे पास ए पुरुष हैं, तो एक पुरुष को मिलने वाली राशि जो है वो 3 है, तो ए पुरुषों को मिलने वाली राशि क्या हो जाएगी, 3A हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, अगर टोटल 66 व्यक्ति थे उसमें से ए पुरुष हो गए हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 66 माइनस ए हो जाएंगी। अगर एक महिला को 2 रुपए मिलते हैं तो इतनी महिलाओं को कितने मिलेंगे, क्या टोटल रुपए आ जाएंगे। सभी पुरुषों को मिलने वाले रुपए आपके सामने हैं, सभी महिलाओं को मिलने वाले रुपए आपके सामने हैं। उसने कहा है सभी पुरुषों को 5 रुपए मिलते हैं और सभी महिलाओं को जो है वो 4 रुपए मिलते हैं। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, क्या इस बात में कोई दिक्कत है दोस्त। आपके सामने आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, बस कर लीजिए सॉल्व। यहां से देखेंगे 4 की गुणा 3 में होगी 12A हो जाएगा। यहां देखेंगे 5 दूनी 10 की गुणा होगी 660 हो जाएगा, माइनस का 10A हो जाएगा। दोस्त ध्यान से समझिए, इधर आएगा तो 2A हो जाएगा। 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 12 और 10 कितना हो गया, 22A हो जाएगा। और यहां देखिए 660 हो जाएगा और 22 से काटेंगे तो मेरे साथी जवाब कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या मेरे दोस्त 30 आ जाएगी। और अगर महिलाओं की संख्या पूछी जाती है तो 66 में से 30 घटा दीजिए, 36 जो है वो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। क्या पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछी है तो सवाल का जवाब 30 आ जाएगा। ठीक है, टोटल पुरुष ए मान लिए,
टोटल पुरुष ए मान लिया, एक पुरुष को 3 रुपए मिलते हैं तो ए पुरुषों को टोटल धन इतना मिलेगा। अगर ए पुरुष हैं तो टोटल व्यक्ति 66 में से एक घटा देंगे, ये महिलाएं हो जाएंगी। एक महिला को 2 रुपए मिलते हैं तो इतनी महिलाओं को कितने, ये टोटल महिला को मिलने वाले पैसे आ जाएंगे। पुरुषों को मिलने वाला धन जो है वो टोटल 5 है, महिलाओं को मिलने वाला धन जो है वो 4 है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। बड़ा ही छुटकू सा क्वेश्चन है, माध्य का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोगों के सामने बचत दी हुई है और आप लोगों के सामने व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। तो प्रति व्यक्ति बचत का माध्य पूछा है। माध्य आप लोगों से पूछा है मेरे साथी, आप लोगों से एवरेज पूछा है, यानी कि मीन पूछा है। तो कर दीजिए वही बवाल को। 5 एकम 5 की गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 20 चौक 80 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहां पे 30 एकम 30 हो जाएगा। यहां पे 35 एकम 35 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे 35 एकम 35 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे 40 दूनी 80 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? अब एक बात करिए बच्चा, एक बात क्या करने हैं बच्चे, इसका टोटल कर देना है। यही तो एफ आई एक्स आई है। 45, 5 एकम 5 होगा, 15 तिया 45, बिल्कुल सही है। ठीक है, 45 और 5 कितना, 50 हो गया। 50 और 80 कितना हो जाएगा, 130, 50 180, 180 और 30 210, 210 और 30 240, 240 और 30 270, 270 और 10 280 और 80 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्या टोटल जो है वो 360 हो चुका है? अगर मैं इनका टोटल करता हूं, व्यक्तियों की संख्या का टोटल करता हूं, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11 और 3 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही तो होगा मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिए। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 2 7 4 11, 3 14 और 1 15 होगा। होगा या नहीं? तो गड़बड़ कैसे आ रही है? 15 दूनी 30, 15 24 आना चाहिए, 24 आना चाहिए बच्चे। कोई मिस्टेक हुई है क्या? व्हाट इज द मीन ऑफ पर कैपिटा सेविंग? व्यक्तियों की संख्या जो है वो इतनी है और यहां बचत जो है वो इतनी दी हुई है, तो प्रति व्यक्ति बचत का माध्य पूछा है, तो 24 आना चाहिए दोस्त, 24 ही आएगा। 24 आना चाहिए दोस्त, 24 ही आएगा। एक बार आप चेक कर लेना। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है। वही हम लोगों ने दोस्त किया है। फ्रीक्वेंसी और एक्सआई की गुणा कर दी है तो ये आ गया, इसका सम निकाल लिया, इसके सम से डिवाइड कर दिया तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। 15 दिया 45 कर तो दिया मेरे दोस्त, 45। ठीक है, गलत जोड़ दिया है तो देखो 80 और 35 और 35 70, 80 और 70 150, 150 180, 230, 200 310, 310 360 ही आ रहा है जोड़ के, 360 ही आ रहा है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, बच्चा फ्रीक्वेंसी यही तो है, व्यक्तियों की संख्या ही तो फ्रीक्वेंसी है, व्यक्तियों की संख्या ही तो फ्रीक्वेंसी है। 320 नहीं होगा मेरे दोस्त, 300 कितना बैठ रहा है, 360 बैठ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 पे। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रम से 14,000, 18,000 तथा 24,000 का निवेश करते हैं। तो राशि का रेशो क्या दे रखा है, पहला 14,000 लगाता है, दूसरा जो है बच्चे 18,000 लगाता है और तीसरा जो है वो मेरे दोस्त 24,000 रुपए लगाता है। अगर तीनों की राशि का अनुपात मैं आपसे पूछूं, पूंजी का अनुपात मैं आपसे पूछूं, तो आप लोग क्या बताएंगे? 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा। अगर आपके सामने पूंजी का अनुपात जो है वो ये आ चुका है, अगर आपके सामने पूंजी का अनुपात ये आ चुका है, तो अगर समय समान है तो यही लाभ का रेशो होगा। यही किसका रेशो हो जाएगा? लाभ का रेशो हो जाएगा। किसका रेशो हो जाएगा? लाभ का रेशो। उसने कहा है कि लाभ जो है वो इतना होता है, तो लाभ देख लीजिए, 12 और 9 21 और 7 28 रुपए होता है। उसने कितना दिया है? 25,480 रुपए दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,480 बटे 28 हो जाएगी।
क्या ये एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने निकल के आ चुकी है? तो उसने कहा है पी तथा क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर कितना है, तो दोनों के मध्य अंतर आप लोगों से पूछा है, तो वो 7 पार्ट की 2 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, क्योंकि दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 का है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहां से निकाल लीजिए क्या होगा, 7 तिया 21 होगा, 4 बचेगा, 7 तिया 21 होगा, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, 0 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 दूनी 4 होगा मेरे दोस्त, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1820 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बता दीजिए। एक साधारण सा क्वेश्चन मिश्रण का, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा है और बाकी पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए, अच्छा एक बात मुझे बताइए, 30% मदिरा है तो 70% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, होगा या नहीं? अगर पानी मिलाया गया है तो जहां से पानी मिलाया गया होगा वहां 100 के 100% पानी होगा। ये वो मात्रा है जो शुरुआती मात्रा है और ये वो मात्रा है जो मिलाई गई मात्रा है बच्चे। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत है ही नहीं बच्चा इसमें तो कुछ। अब आप देखिए 25 लीटर था तो इसमें से क्या है, 70% जो है वो पानी है, 70% जो है वो पानी है, तो 0 से 0 कट गई, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 35/2 का मतलब है 17.5 लीटर जो है वो पानी आप लोगों को दिया हुआ है। अगर 17.5 लीटर पानी है और इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया तो क्या 22.5 लीटर पानी बन जाएगा। और 22.5 लीटर पानी जो है कितने लीटर में, पहले से ही 25 लीटर का एक मिश्रण था, 5 लीटर और मिला दिया तो क्या 30 लीटर में 22.5 लीटर जो है वो पानी हो गया मेरे दोस्त। तो 100 में कितना हो जाएगा, यही तो पानी का प्रतिशत हो जाएगा। तो पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। क्या 75% जो है वो पानी हो जाएगा, क्या 75% जो है वो पानी हो जाएगा। तो मदिरा कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। मदिरा कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्त। मिश्रण का एक शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, एक नई चीज सिखा के जाऊंगा, वो चीज आप लोग सीख के आए हैं। ठीक है, समझिए। पी क्यू और आर 3 कंटेनरों की क्षमता का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। 3 बच्चे बर्तन हैं, उनकी क्षमता यानी कैपेसिटी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। वे क्रम से 1:4, बच्चे ध्यान से सुनिए, ये पी बर्तन है, इसमें जो है क्षमता का अनुपात 1:4 आप लोगों को दिया हुआ है। क्यू वाले बर्तन में जो अनुपात दिया हुआ है वो 2:3 आप लोगों को दिया हुआ है। और आर वाले बर्तन में जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:5 आप लोगों को दिया हुआ है। और इनकी क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 5, 4 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण से पूर्णता भरे हुए हैं मेरे दोस्त, ये दूध से भरा हुआ है और ये वाला जो हिस्सा है ये पानी का आप लोगों को दिया हुआ है। 3 बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात पहले में ये है दोस्त, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात ये दिया हुआ है और तीसरे में दूध और पानी का अनुपात ये दिया हुआ है। और कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी इस अनुपात में दी हुई है। ठीक है, यदि तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक साथ मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहला काम होता है कि अगर ये मात्रा अलग अलग दी हुई है तो पहले इनकी मात्रा को समान कर लो। कैसे करोगे, 1 और 4 इसकी मात्रा कितनी है, 5 है। 2 और 3 इसकी मात्रा कितनी है, 5 है। 5 और 3 इसकी मात्रा है 8 दी हुई है। तो इनको बराबर करने के लिए यहां 8 की गुणा, यहां 8 की गुणा और यहां 5 की गुणा आप लोगों को करनी पड़ेगी। क्या 40 के तीनों बर्तन हो चुके हैं। ठीक है, तो बच्चे यहां 8 की गुणा हुई है, यहां 8 की गुणा हुई है और यहां 5 की गुणा हुई है। यहां भी 8 की गुणा हुई है, यहां भी 8 की गुणा हुई है और यहां 5 की गुणा हुई है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया। अब तीनों बर्तन की कैपेसिटी जो है वो समान आ चुकी है, लेकिन उसने कहा है कैपेसिटी जो है वो 5, 4, 8 के अनुपात में होनी चाहिए। तो बच्चे 5 की गुणा यहां कर दो, 4 की गुणा यहां कर दो,
8 की गुणा यहां कर दो। क्या रेशो जो बन चुका है वो 5 4 8 का बन चुका है? तो 5 की गुणा मेरे दोस्त यहां कर दो, 4 की गुणा यहां कर दो और 8 की गुणा जो है मेरे दोस्त यहां कर दो। तो आपके सामने ये जो है बर्तन की कैपेसिटी जो है वो 5 4 8 के रेशो में आपके पास दूध इतना बन चुका है, पानी इतना बन चुका है। बस निकाल दो क्वेश्चन। दूध कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 हो गया। दूध कितना हो गया बच्चे? 40 हो गया। यहां दूध देखेंगे 8 चौक 32 दूनी 64 हो गया है। और यहां दूध देखेंगे 8 पंजे 40 दिया 120 हो गया है। टोटल दूध की मात्रा कितनी आएगी? 6 और 4 10 और 2 12 को 2 हासिल 1 224 आ जाएगी। पानी की मात्रा कितनी आएगी बच्चे? 8 पंजे 40 चौका 160 हो गया है। 8 तिया 24 24 चौका 96 हो गया है। और यहां 8 पंजे 40 पंजे 200 हो गया है। तो पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी? 9 और 6 15 को 5 का हासिल लगा 1 456 हो जाएगी। बचे बस दोनों का रेशो हम लोगों को निकालना है। तो 4 पंजे 20 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 4 चौक 16। 2 से काटोगे 28 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 57 बार कटेगा। सवाल का जवाब 28/57 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस आपको क्या करना था? पहले इक्वल करना था, फिर इस रेशो में बच्चा बर्तन की कैपेसिटी को चेंज करना था। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। फटाफट बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम लागत मूल्य वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने से 20% का लाभ हो। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, एलिगेशन आप लोगों ने समझा होगा कि जब दो मात्रा आप लोगों को दी हुई हो और फाइनल की मात्रा आप लोगों से पूछी जाए तो वहां एलिगेशन हम लोग लगा रहे होते हैं। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 180 रुपए प्रति किलो है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 280 रुपए प्रति किलो है। बच्चे अगर यहां दोनों जगह क्रय मूल्य है, अगर यहां दोनों जगह क्रय मूल्य है तो क्या यहां भी क्रय मूल्य आना चाहिए? लेकिन उसने दिया हुआ क्या है? 322 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने से, यानी ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो 20% के लाभ का मतलब मुझे बता दो बस। क्या 20% के लाभ का मतलब होता है 5 की चीज को 6 में बेचना? उसने बेचा कितने में है? 320 रुपए में बेचा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 320/6 हो जाएगी। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की जस्ट आप लोग यहां गुणा कर लेंगे। अच्छा, रेशो नहीं दिया हुआ है, देखिए यहां कितना हो जाएगा। तो बच्चे आप कहेंगे 5 0 0, 5 दूनी 10 को 0, यहां देखिए 5 0 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा। और नीचे क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। बस आप लोगों को यहां क्या निकालना है? रेशो निकालना है। रेशो निकालना है दोस्त। 6 हटाने के लिए 6 की गुणा यहां कर दीजिए, 6 की गुणा यहां कर दीजिए और 6 की गुणा दोस्त यहां कर दीजिए। समझिए, 18 छिक्का 108, 1080 आ जाएगा। 1600 में से 1080 जाएगा तो कितना बचेगा? 520 बचेगा। यहां देखिए 6 0 0, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 1680 में 1600 जाएगा तो 80 बचेगा। दोस्त 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 13 बार कटेगा। तो रेशो क्या आ जाएगा? 2:13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। काफी बच्चों ने आंसर दिया है, लाजवाब आंसर है। याद रखना, हमेशा जो एलिगेशन लगता है वो सेम चीजों पे लगता है। अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो यहां भी क्रय मूल्य होना चाहिए था। इस विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 20% के लाभ का मतलब 5 की चीज को 6 में बेचना होता है, जबकि वो बेच रहा है 320 में। तो 6 बराबर 320, तो 1 बराबर 320/6 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना? ये क्रय मूल्य आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इस 6 को हटाने के लिए 6 की गुणा हर जगह कर दो। ये हो जाएगा 1080। 1600 में से 1080 जाएगा, 520 बचेगा। और 1680 में से 1600 जाएगा तो 80 बचेगा। रेशो निकालेंगे तो 2:13 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है, फटाफट बता दीजिए दोस्त। और इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। फटाफट बताइए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझिए बच्चे। 72 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 72 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि संख्या को 9 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा, और 8 से डिवाइड होने का नियम यह कहता है कि बाद के 3 अंकों को 8 से डिवाइड होना होगा। तो 8 नाम 72, 6 बचेगा और 6 के आगे 4 लगेगा, तभी वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। देख लीजिए आप लोग, 8 नाम 72, कितना बचेगा 6, और 6 के आगे क्या लगाना पड़ेगा कि 8 से विभाजित हो जाए? तो आप कहेंगे 4 लगाना पड़ेगा। यानी कि बच्चे y की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है। y की वैल्यू जो है वो कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 8 और 3 11 और 9 20, 20 और 3 23 और 6 29 और 7 36, ये तो कट चुका है। 8 और 4 12, और 12 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए बच्चे? तो x की जगह 6 लिख दो, 6 लिखते ही 18 जो है वो 9 से कट जाएगा। क्या x की वैल्यू जो है वो 6 आ चुकी है और y की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है? तो बच्चे उसने पूछा है 3x - 2y की वैल्यू बताइए। तो x की जगह 6 रखिए, 6 × 18 होगा, y की जगह 4 दूनी 8 होगा, 18 में से 8 जाएगा तो 10 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन था एक तो वो वाला, और आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो वाला। कल शुरुआत के दोनों क्वेश्चन जो है वो मैं शुरुआत में ही डाल रहा हूँ बच्चे। बस मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। मेरा कोई मेन मोटो ये नहीं होता है कि आपसे चीजें होना, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं देता हूं। मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन देता हूं कि आप लोग चीजों पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और जब दिमाग लगाओगे तो चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। अगर आपसे नहीं भी होगा तो कल जब आप समझोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में मैंने गलती यहां की थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग मेथड से करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, लेकिन डेविएशन मेथड से करेंगे तो मेरे दोस्त ये चंद सेकंडों में आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। आज आप लोगों का स्कोर क्या रहा 24 में से एक बार सभी दोस्त बता देंगे, और कैसी लगी क्लास जरूर बताएंगे बच्चा। हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और यकीन मानिए कि जब आप पेपर में बैठ रहे होंगे तो इस 7 वाले प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत कुछ मिल रहा होगा। मैं बस इतना जानता हूं कि बहुत कुछ देने का काम कर रहा हूं इस 7 वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चे। बाकी की बात तो खैर पेपर के बाद ही आप लोग खुद बताएंगे कि क्या मिला है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग भरोसा करोगे तो वो भरोसा कभी आप लोगों का जो है वो बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।